जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2002 के बारे में, और जिसमें जीएस 1 के पहले प्रश्न पत्र में जो इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आइए सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जैसे दिया गया है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। जो विशाख दत्त ने जो नाटक लिखा, जिसकी रचना की, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। सेकंड है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। थर्ड ऑप्शन है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। ऑप्शन 4 है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भसंधियों के बारे में। तो याद रखिएगा, विशाख दत्त ने जो नाटक लिखा मुद्रा राक्षस, सबसे पहले बात तो ये याद रखिएगा कि विशाख दत्त ने दो नाटक लिखे। कौन कौन से? एक तो मुद्रा राक्षस, ठीक है, और दूसरा नाटक कौन सा था? तो याद रखिएगा, दूसरा नाटक था देवी चंद्रगुप्तम। कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम दूसरा नाटक था किसका? विशाख दत्त का। तो याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस की जो रचना थी ये 4वीं शती के उत्तरार्ध में हुई थी, और 5वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में देखोगे तो 4वीं और 5वीं के बीच में इसकी रचना की गई थी। इस ग्रंथ से जो है चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनके विषय में, और उसी के साथ ही हम कहेंगे इस चीज़ को भी कि जो नंद वंश का पतन हुआ था या जो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी, उसके इतिहास के बारे में भी जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। तो इस नाटक में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल भी कहा गया था इस मुद्रा राक्षस में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है सुमेलित कीजिए। सेकंड है सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातत्वीय खोज दी गई है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, लोथल और कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली, और पुरातत्वीय खोज में दिया है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, और फोर्थ है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। यहाँ कूट नहीं दे पाया हूँ मैं, लेकिन इसको मैच करेंगे हम लोग जो है, समझेंगे इसको डिटेल में। देखिए याद रखिएगा, लोथल जो सबसे पहला ए वाला जो दिया हुआ है लोथल, तो लोथल से हम लोगों को जो है एक तो ईंट से बना हुआ गोदीबाड़ा मिला था। क्या मिला था? गोदीबाड़ा मिला था। इसी के साथ ही आप लोगों को पता है कि हम लोगों को लोथल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। क्या? अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं। और इसी के साथ ही क्या प्राप्त हुआ था? ईरान की खाड़ी क्षेत्र की मुहर प्राप्त हुई थी। हाथी दांत का स्केल भी हम लोगों को प्राप्त हुआ था। कहाँ से? लोथल से, ठीक है। कालीबंगन की बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो जुता हुआ खेत, इसके साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। हल रेखा का साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। 7 अग्निवेदिकाएं मिली। 2 फसलों को उगाने का प्रमाण, यानी कि अधिक दूरी पर सरसों, कम दूरी पर चना की जो फसल होती है उसको उगाने के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए। निचला शहर दुर्गीकृत था, ये भी साक्ष्य हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुए कालीबंगन से। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हम लोगों को पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृतियां प्राप्त हुई। नगर 3 खंडों में विभाजित था, इसके साक्ष्य हम लोगों को धौलावीरा से प्राप्त हुए।
और बनावली से हम लोगों को हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। हल्की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए। जौ, तिल, सरसों इनके ढेर के साक्ष्य मिले। मिट्टी की जो चूड़ियाँ, जो बैंगल्स होती हैं, या जो क्या बोलते हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ, ये सब हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुई? बनावली से प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा, तो उसमें हम लोगों को कूट बन जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, 2, 1, 3, 4 इसका कूट बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। सेकंड है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। थर्ड ऑप्शन है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन फोर्थ है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, और जब वह वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो हमें बताना है कि भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित कब किया जाता था। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, प्राचीन भारत में जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, उनमें पवरन नामक जो समारोह था उसका आयोजन किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर हुआ करता था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर ए है, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। सेकंड ऑप्शन है, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना। ऑप्शन थर्ड है, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अनुदारिया पर निर्धारित करना। ऑप्शन डी है, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने जो है काबुल के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को देखोगे तो बल्ख और बदख्शां में जो है मित्र शासक को बैठाया था। इसका मेन मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था, जो खैबर दर्रा था उसके आसपास रहने वाले जो विद्रोही अफगानी कबीले थे, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। क्योंकि जो अभियान था ये शाहजहां ने जो है 1440 में, ये जो बल्ख अभियान था ये कब 1440 ईस्वी में स्टार्ट किया था, जो पूरे तरीके से क्या हो गया था, असफल हो गया था, फेल हो गया था। क्योंकि एक विद्वान है सर यदुनाथ सरकार, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बल्ख में जो है शाहजहां के मूर्खतापूर्ण युद्ध में या मूर्खतापूर्ण युद्ध का अंत हुआ। इसमें न 1 इंच भर राज जीता गया और न ही कोई राजवंश बदला गया, यानी कि बल्ख की गद्दी पर शत्रु के स्थान पर मित्र भी नहीं बैठाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद किसके बारे में? सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। सेकंड स्टेटमेंट है, शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। थर्ड स्टेटमेंट है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। स्टेटमेंट फोर्थ में दिया है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई।
तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है 1 और 2, सेकंड है 1 और 3, थर्ड है 2 और 3 और फोर्थ है 2 और 4। याद रखिएगा, जो शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी सिलसिला का महत्वपूर्ण संत था। जो शेख अहमद सरहिंदी था, ये कौन था? ये नक्शबंदी सिलसिला का एक काफ़ी फेमस और महत्वपूर्ण संत था, जो कि अकबर और जहांगीर के समकालीन था, ना कि इब्राहिम लोदी के। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत। दूसरी बात याद रखिएगा, शेख नसरुद्दीन चिरागे देहलवी जो था, ये चिश्ती सिलसिले का प्रसिद्ध संत था, जिन्हें दिल्ली का चिराग ए देहलवी कहा जाता है। और 25 वर्ष की अवस्था में शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने दिल्ली गया था और उनका शिष्य बन गया था। उनका शिष्य बन गया था। तो यहां कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था? नहीं, वो बन गया था। तो इसलिए स्टेटमेंट जो अपना सेकंड है ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। तो याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय है उसका ये संत था और ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। किसके? अकबर के। तो औरंगजेब के नहीं थे, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट अपना गलत है। अगला स्टेटमेंट, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो याद रखिएगा, और मैंने जो बताया कि अकबर के समकालीन था, कौन? सलीम चिश्ती। इन्हीं के आशीर्वाद से जो है फतेहपुर सीकरी में एक कुटिया स्थित है, उसमें भारमल की बेटी हुआ करती थी मरियम उज्जमानी। उनके गर्भ से 30 अगस्त 1569 को जहांगीर यानी कि सलीम का जन्म हुआ था। और भारत में कादरी सिलसिला की स्थापना जो थी वो 15वीं शताब्दी में हुई। किसने? शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा की गई थी। तो फोर्थ स्टेटमेंट अपना ठीक है। तो राइट आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4 स्टेटमेंट ठीक है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया। सेकंड है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। थर्ड है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और फोर्थ है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो अपने पहले वाले तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा, सबसे पहले तो बलबन ने जो है दीवाने आरिज़्म यानी कि सैन्य विभाग, सॉरी, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने बिल्कुल गलत हैं, तीनों के तीनों। ये फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि याद रखना, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि जो आर्य विभाग था ये स्थापित अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, बट किया किसने था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। मैंने बताया सबसे पहले बलबन ने जो है दीवाने आर्य यानी कि सैन्य विभाग स्थापित किया। और सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घोड़ों को दागने की यानी कि चेहरा, एक सैनिकों का हुलिया है ना, ये पद्धतियां शुरू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ना कि बलबन ने। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। और इन्होंने सैनिकों की जो नियमित हाजिरी थी या स्थायी सेना थी इसका विकास किया। इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रथा थी उसका भी प्रचलन किया। और मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा रज्जब जो थे उनका पुत्र हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। वो चचेरा भाई था, वो गद्दी पर बैठा, ना कि चाचा बैठे। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है।
और फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग यानी कि दीवाने बंदगान स्थापित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिया है। तो कथन में जिसने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण में दिया है उसने कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। कूट आप लोगों के सामने है, तो याद रखिएगा कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि 12 वर्षों तक देखोगे लगातार दुर्भिक्ष के कारण क्या हुआ था, दिल्ली और उसके आसपास जो लोग थे वो एकत्रित हो गए थे, तो महामारी फैल गई। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में महामारी फैलने और काफ़ी लोगों के मारे जाने के कारण दिल्ली छोड़ दी थी। और 2.5 वर्षों तक, कितने 2.5 वर्षों तक, कन्नौज के निकट गंगा तट पड़ता है, वहाँ पर स्वर्णद्वारी नगरी है, तो उसमें इसने निवास किया था। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों ठीक हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसका? हिंदी का प्रयोग। तो दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। याद रखिएगा 14वीं सदी का समय था और जो रामानंद थे, कौन? रामानंद, इनका जो टाइम है 1299 से लेकर के 1411 ईस्वी। तो ये भक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय जो है रामानंद को ही दिया जाता है। इन्होंने अपना संदेश जो है अन्य संतों की तरह संस्कृत और अन्य भाषाओं में न दे करके हिंदी में दिया था, यानी कि अपने भक्ति संदेशों को जनमानस में हिंदी भाषा में प्रचार करने वाले पहले ये वैष्णव संत थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि पहला स्टेटमेंट दिया है अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सेकंड है कि मुस्लिम धर्मत्वज्ञ की अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के लिए नियम बना दिए थे। फोर्थ है कि गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी जो था उसने अपनी रचना कौन सी पुस्तक, तारीख फिरोजशाही और जो फतवा जहांदारी थी, उसमें सल्तनत काल के प्रशासन का विवरण दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सुल्तान शरीयत के तहत जो है शासन करते थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती थी तो स्वयं कानून बनाने के लिए भी स्वतंत्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के लिए भी नियम या कानून बना दिए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और 2 में है प्रावधान। तो चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ 1858 और पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो भैया याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1813 जो है तो उससे क्या हुआ था कि भारत में कंपनी का जो व्यापार था उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के तहत, और कंट्रोल स्थापित किया गया था। और जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें याद रखिएगा कि जो कंपनी के जो निदेशक थे उन निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। और जो एक्ट ऑफ 1858 था इसमें क्या हुआ कि शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और जो पिट्स इंडिया एक्ट था इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। तो कूट बन जाएगा 2, 4, 3,
और 1, 2 4 3 1, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1857 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा। तो याद रखिएगा, जो इसने बात की 1857 वाली, तो जो द दक्कन एसोसिएशन था, उसने 1857 ईस्वी में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए जो है ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द दक्कन एसोसिएशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई? कौन सी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई? गारो, खासी, कुकी, टिप्पराह। तो याद रखिएगा, 1765 ईस्वी में जो है सिलहट जो था, उसकी दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद में ब्रिटिश सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए। किसके? खासी। और अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी और जो सिलहट है उसको जोड़ करके एक सैनिक मार्ग का निर्माण किया, उसके लिए योजना बनाई। परिणाम क्या मिला कि जो तीरथ सिंह और जो बर्मानिक थे, उनके नेतृत्व में खासी आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। और जो विद्रोह था ये 1829 से लेकर के और 32 तक चलता रहा, जो असम और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभाव में रहा था। यानी कि अंत में 1832 में अंग्रेजों के द्वारा तीरथ सिंह पकड़ा गया और विद्रोह जो है समाप्त कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है, लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। सेकंड है, 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। थर्ड है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, इसके प्रधानाचार्य अरविंदो थे। फोर्थ है, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें सभी के सभी हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। बी ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, लेकिन ए वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बरिसाल के जो मुस्लिम किसान थे, उन किसानों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है एस अब्दुल रसूल ने की थी। अन्य 3 विकल्प अपने ठीक हैं। ठीक है, तो लियाकत हुसैन ने नहीं की, बल्कि किसने की थी? तो याद रखिएगा नाम, एस अब्दुल रसूल। एस अब्दुल रसूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। थर्ड है, वर्ष 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। फोर्थ है, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन थर्ड वाला गलत है और फोर्थ भी ठीक है। थर्ड गलत क्यों है?
याद रखिएगा 1906 में जो है लॉर्ड कर्जन जो हुआ करता था उसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और इस विभाजन का मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। यानी कि मुस्लिम लीग का ये समर्थन जो था वो इस आधार पर किया गया था कि जो पूर्वी बंगाल है उसमें मुस्लिम बहुमत बना रहेगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान और एच आगा खान उनके नेतृत्व में ढाका में 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना एक वफादार या फिर हम कह सकते हैं सांप्रदायिक या फिर रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई थी और इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधानों की मांग भी की थी। तो इसने क्या किया, उपनिवेशवाद की कोई आलोचना नहीं की थी। तो इसलिए ये कहना प्रबल विरोध किया, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कथन हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 यानी कि व्यक्ति और सूची 2 यानी कि विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो इधर दिया है मैकडोनाल्ड, लिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड और विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कम्युनल अवार्ड, अगस्तोफर, डायर्की। इसमें हमें इसको सुमेलित करना है। तो याद रखिएगा औपनिवेशिक काल के संदर्भ में, किसके, औपनिवेशिक काल के संदर्भ में जो बात की जा रही है तो भैया ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 1932 में जो कम्युनल अवार्ड था उसकी घोषणा की थी। तो ये मिल जाएगा अपना सेकंड से। कब की थी घोषणा, 1932 में, 1932 में इसकी घोषणा की थी। भारत में गवर्नर जनरल लिनलिथगो जो था उसने अगस्त 1940 में अगस्तोफर की घोषणा की। किसने, लिनलिथगो ने अगस्तोफर की घोषणा कब की, तो ये की थी 1940 में, ठीक है। और डलहौजी ने जो है 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की घोषणा की। किसने, डलहौजी ने। और कब की थी ये घोषणा, तो याद रखिएगा डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो घोषणा की वो की थी 1848 में, 1848 में। और जो अपना चेम्सफोर्ड था उसने 1919 में प्रांतों में डायर्की यानी कि द्वैध शासन की घोषणा की और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी, 1919 में। तो कूट बन जाएगा 2, 3, 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। क्या आह्वान किया वो देखिए। पहला दिया है कि उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजाति क्षेत्र को अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक करने का। सेकंड है उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का। थर्ड दिया है राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का। और फोर्थ है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीयवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो याद रखिएगा जो अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जो 1890 से 1888 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ, सॉरी 1890 से और 1988 ईस्वी का टाइम पीरियड था, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म था वो पेशावर ज़िले के उस्मानजाई गांव में हुआ था और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जो राष्ट्रवादी थे उनमें गफ्फार खान सबसे महत्वपूर्ण थे और 1920 में ये बादशाह खान के रूप में प्रसिद्ध हुए। मई 1928 में देखोगे तो खान ने क्या किया, पश्तो भाषा का पहला मासिक पत्र पख्तून का प्रकाशन भी किया और 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतकार नाम से एक संस्था थी उसकी स्थापना भी की। और ये संस्था जो थी स्वयं सेवक दल तैयार करती थी और ये स्वयं सेवक जो हुआ करते थे लाल कुर्ता पहनते थे, क्योंकि लाल कुर्ता जल्दी गंदा नहीं होता था और इस संस्था के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को लाल कुर्ती आंदोलन भी
कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि भारत के विभाजन को टालने के लिए या टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के साथ ही, और फोर्थ है बेबेल प्लान को स्वीकार करने के साथ ही। तो सब जानते हो कि संविधान सभा के चुनाव जब हुए थे और उन चुनावों में मुसलमानों को 78 में से 73 स्थान मिले, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और इसी के साथ ही भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो था समाप्त हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, कि कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कथन और कारण के द्वारा। कथन में दिया है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण में यह है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो कूट आप लोगों के सामने है, तो याद रखिएगा 1930 के दशक में अगर देखोगे, आरंभ में देखोगे, तो भारतीय राष्ट्रवादी लहर जो थी उसमें श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था, क्योंकि इस समय श्रमिक नेता यानी कि जो नेताओं की बात करोगे तो उनका झुकाव साम्यवादी विचारधारा की ओर था। और गांधी युग में क्या हुआ कि श्रमिक नेता जो कांग्रेस थी उसकी विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो यानी कि हमारा कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी दे रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम। सबको पता है कि भारत के विभाजन के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी जो था उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 1946 में मेरठ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम में सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1884, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सब जानते हो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो था उसके द्वारा पहली बार विभागीय मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली थी उसकी नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत जो आपका लेजिस्लेटिव होता है उसकी काउंसिल की स्थापना भी की गई, क्योंकि जो लॉर्ड कैनिंग था उसने विभागीय प्रणाली स्टार्ट की थी और कैनिंग ने ही अधिनियम के द्वारा अलग अलग विभाग अलग अलग व्यक्तियों को दिए। यानी किस तरीके से भारत सरकार की जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी उसकी नींव रखी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वर्ष 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। क्या मंशा थी? तो पहला दिया है कि राजसी प्रांतों पर और अधिक और प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना। सेकंड है कि उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। थर्ड है अंग्रेजों के द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। फोर्थ में कह रहा है कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो सब जानते हो कि जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उस 1935 के द्वारा प्रस्तावित जो फेडरल यूनियन था उसमें राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का जो असली उद्देश्य था वो था राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए जो राजा लोग हैं इनका इस्तेमाल किया जाए। यानी कि इसके तहत जो संघीय विधायिका थी उसके लिए रियासतों की नियुक्ति का आधार राजाओं को दिया गया। तो राइट आंसर बन जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए किसका इस्तेमाल करना? राजाओं का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आप लोगों के 2002 के इतिहास विषय से पूछे गए यूपीएससी परीक्षा में प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर होंगे और किसी प्रश्न में अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे कल के लेक्चर में 2003 के प्रश्नों के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।